हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स साउंड अप की आज की ताज़ा तरीन एपिसोड लेके मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा। आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल हुआ। पाकिस्तान को आज मैच जीतने के लिए तकरीबन 158 रन चाहिए थे और उसकी 6 विकेटें बाकी थी। क्रीज पर सऊद शकील और फ़हीम अशरफ मौजूद थे। आज दिन का आगाज होता है। फ़हीम अशरफ साहब आते ही पहले 15-20 मिनट के अंदर ही जो रूट की बॉल पे आउट हो जाते हैं। जो रूट उनको एक फ्लाइटेड और आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल फेंकते हैं। फ़हीम अशरफ साहब ड्राइव मारते हैं, स्लिप में कैच आउट हो जाते हैं। इंतहाई इंतहाई पथेटिक शॉट सिलेक्शन थी फ़हीम अशरफ की जानिब से। और जो रूट इस पिच पे इतनी अच्छी उसने बॉलिंग की है कि उसने खम्भों को फंसा के रखा हुआ था। उस टाइम तो वाकई बहुत अच्छी बॉलिंग वो कर रहा था। और हम क्या करते हैं कि हम राइट हैंडर भेजने के बजाय एक और लेफ्ट हैंडर मोहम्मद नवाज को वहां पे भेज देते हैं। गो के मोहम्मद नवाज ने मिलके फिर मैच हमारे लिए सेट कर दिया था, क्योंकि 210 रन पे हमारी गिरती है पांचवी विकेट और फिर मोहम्मद नवाज और सऊद शकील मिलके 80 रन का पार्टनरशिप एक स्टैंड पाकिस्तान को फराम करते हैं। और उस टाइम 290 पे जब ये स्कोर पहुंचा तो मजीद 65 रन रह गए थे और तमाम कमेंटेटर्स, तमाम प्लेयर्स को ये यकीन हो चला था कि पाकिस्तान अब यहां से ये मैच नहीं हार सकता। लेकिन वो पाकिस्तानी टीम ही क्या, जो वहां से मैच हारे जहां से सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमने आज फिर मैच हारा है। 26 रन से हम ये शॉर्ट कर गए, मैच हार गए। इसमें कंट्रोवर्सी भी हो गई आज सऊद शकील के कैच की। मार्क वुड ने बॉल की, लेग साइड पे बॉल थी, उसने एज किया, आउटसाइड द लेग स्टंप खेल दिया, फ्लिक खेलने की कोशिश की सऊद शकील ने। ओली पॉप जो कीपर है उन्होंने कैच पकड़ा, लेकिन वो कैच जो था वो जमीन पे लग के उनके ग्लव्स में आया। अंपायर ने, ऑन फील्ड अंपायर ने, अलीम डार साहब ने उसको दे दिया आउट। थर्ड अंपायर थे जोल विल्सन, वो रेफर कर दिया गया कि जी आप चेक करें। अब रीप्ले के अंदर तमाम कमेंटेटर्स ये बोल रहे हैं कि ये बॉल जमीन को लग चुकी है, ये डिसीजन ओवरटर्न हो जाएगा। लेकिन क्या होता है जी, थर्ड अंपायर कहते हैं जी मेरे पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है जिसकी बेस पे मैं ऑन फील्ड अंपायर का जो डिसीजन है उसे ओवरटर्न करूं। और वो उसको बहाल रखते हैं और वो आउट हो जाते हैं। सऊद शकील 94 रन पे खेल रहे थे उस टाइम। पाकिस्तान को तकरीबन 50 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए और ये कंट्रोवर्सी हो गई। हम इस चीज के पीछे नहीं छुपने देंगे पाकिस्तानी टीम को, बाबर आजम को, क्योंकि सऊद शकील का गलत आउट दे दिया गया। मैच जीत सकते थे, सब कुछ हो सकता था। भाई कुछ कोई बात नहीं, हो जाता है सब कुछ, हो जाता है सब कुछ। नवाज भी फौरन आउट हो गए, उसके बाद तो फिर लाइन ही लग गई। बीच में थोड़ा सा एंड में दिल खुश किया अबरार ने, जो 3 चौके मारे हैं मार्कवुड को। वो बच्चा बड़ी इंटेंट के साथ और बहादुरी के साथ खेला, जबकि दूसरी तरफ मौजूद आगा सलमान डरपोक इंटेंट के साथ खेलते हुए, डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलते हुए हमें नजर आ रहे थे। और क्योंकि आप टेल के साथ खेल रहे हैं तो ज्यादा स्ट्राइक भाईजान आपने रखना है अपने पास, हिटिंग आपने करनी है। जब 40 स्कोर रह गया था तो सिर्फ मैटर ऑफ 4 to 5 बाउंड्रीज थी, 3 से 4 चौके लग जाते वहां पे। अगर आगा सलमान थोड़ी सी इंटेंट दिखा देता, रिस्क लेके 3 से 4 चौके मार देता, तो फिर मैं देखता कि बेन स्टोक्स इतनी अटैकिंग फील्ड कैसे रख पाता है। क्योंकि हम डिफेंसिव माइंडसेट के सारे खिलाड़ी हैं, डिफेंसिव माइंडसेट के साथ हम रहे और हम ये मैच हार गए। मार्क वुड ने 4 विकेटें ली, जेम्स एंडरसन ने 2 विकेटें ली, जैक लीच ने भी विकेट ली, जो रूट ने भी विकेट ली, ओली रॉबिन्सन ने भी, सबसे अहम विकेट बाबर आजम की ओली रॉबिन्सन ने ली। तो पाकिस्तान जो है अपने घर पे मुसलसल दूसरी सीरीज हार चुका है। पूरी दुनिया की टीमें अपने घर पे टीम्स को हराती हैं बुला बुला के। वाहिद एक पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे अपने होम टर्फ के ऊपर खेलना नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया आई 27 साल बाद, हमें सीरीज ठोक के चली गई। इंग्लैंड आई 17 साल बाद, हमें सीरीज ठोक के चली गई। और ये जो 2-0 है ये कराची में 3-0 होने जा रहा है और ये क्लीन स्वीप हो जाएगा, मुझे ये डर लग चुका है। अब मुझे ये भी डर था ना कि 2-0 हो जाएगा, तो ये बात पूरी हो गई है। बेशक आप कहें जी हमने बड़ा अच्छा मुकाबला किया, सिर्फ 26 रन से आ रहे हैं, कोई बात नहीं, ये बड़ा मुश्किल टारगेट होता है 300 से ऊपर चेज करना। कुछ भी ऐसी बात नहीं थी। पिच में कुछ इतने डीमंस नहीं थे भाई, पिच कुछ बेहतर ही हो गई थी, बेहतर थी। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने कितनी आला लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग किया। मेरे पास एक स्टैट है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं वो स्टैट।
इंग्लैंड के पेस बॉलर्स ने इस पूरे मैच के अंदर 73 ओवर्स फेंके, 10 मेडन्स उन्होंने कराए, उसके अंदर 190 रन उन्होंने दिए और 12 विकेटें हासिल की, 12 विकेटें। अब अगर वहीं पे बात करें पाकिस्तानी पेस बॉलर्स की, तो इस पूरे मैच में पाकिस्तानी पेस बॉलर्स ने सिर्फ 24 ओवर्स किए। ये ट्रस्ट है आपके कैप्टन का आपके पेस बॉलर्स के ऊपर। 24 ओवर्स, 4 मेडन्स, 101 रन और अंडा विकेट। एक विकेट भी हमारा पेस बॉलर नहीं ले सका इस पिच के ऊपर, जहां पे मुखालिफ टीम के जो फॉरन फॉरन से आए हुए फास्ट बॉलर्स और मुल्तान जैसी पिच के ऊपर आके उन्होंने 12 विकेटें ले ली आपकी भाई। वहां पे आपके अपने पेस बॉलर्स अपने ही होम ग्राउंड पे एक विकेट भी नहीं ले सके। अगर स्पिनर्स की बात की जाए तो इंग्लैंड के स्पिनर्स ने टोटल 92 ओवर्स किए इस टोटल मैच के अंदर, 13 मेडन्स कराए, 332 रन दिए और 8 विकेटें हासिल की। जबकि पाकिस्तानी स्पिनर्स ने भी 92 ओवर्स ही कराए, 442 रन दिए और 18 विकेटें हासिल की। हैट्स ऑफ टू अबरार अहमद जिसने 11 विकेटें ली 18 में से, और बाकी सारी विकेटें जो हैं वो जाहिद महमूद ने ली। यहां से आप अंदाजा लगा लेंगे स्पिनर्स में भी हमने विकेटें तो ली हैं, लेकिन हमने स्कोर बहुत दे दिया। अबरार अहमद ने दोनों इनिंग में 100+ रन खाए हैं भाई। इतने रन नहीं खाने चाहिए थे आपको, इतने रन नहीं बनते। चलो ठीक है, हो गया सारा कुछ। लेकिन मुझे जो हैरानगी है वो ये है कि इंग्लैंड के पेस बॉलर्स हमारी 12 विकेटें कैसे ले गए और फंसा के रखा उन्होंने, हमें मार ही नहीं खाई भाई। 1.62 का इकोनॉमी रेट है जेम्स एंडरसन का, ना ओली रॉबिन्सन को मार पा रहे हैं, ना मार्क वुड को मार पा रहे हैं। हमारे पेस बॉलर्स आ रहे हैं, विकेट ही कोई नहीं ले रहे, उनको बड़े आराम से उन्होंने टैकल किया। तो हम अपने होम ग्राउंड पे मैचेस जीतना कब शुरू करेंगे? पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ से तो हो चुका है बाहर, और इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमारे होम पे जितने भी मैचेस हैं, अभी तक हम एक मैच भी नहीं जीत सके इस WTC का। अपने घर पे एक मैच भी नहीं जीत सके। ऑस्ट्रेलिया आई, हमने गंदी पिचें बनाई, पिंडी का मैच ड्रॉ हुआ, पिंडी की पिच को डीमेरिट पॉइंट मिला। आप चले गए कराची, कराची की भी उससे भी घटिया विकेट थी, ठीक है, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया आपके ऊपर था, उसने आपको 500 कुछ रन का टारगेट दे दिया भाई, 596 का एक इस तरह का टारगेट उन्होंने आपको दे दिया। वो भी चढ़ा हुआ था आप पे। वो तो बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक की वजह से वो मैच आप बचाने में कामयाब हुए। वो भी एंड में जब ये दोनों आउट होकर चले गए तो मैच वो भी लग चुका था भाई, समझ रहे हैं ना, वो भी लग गया था। बड़ा औखा हमने वो मैच बचाया, यानी कि उस मैच में भी ऑस्ट्रेलिया हम पे डोमिनेट कर रहा था। जब हम कजाफी स्टेडियम लाहौर में लेके आए ऑजीज को, वहां तो उन्होंने हमें ठोक ही दिया। 115 रन से उन्होंने हमें ये मैच हरा दिया। 1-0 से वो सीरीज जीत के चले गए। जो टीम 27 साल बाद आ रही थी वो हमें घर के अंदर घुस के टेस्ट सीरीज हरा के चली गई। ये नहीं होता कि एक ही मैच हारे भाई, आप सीरीज हार गए वो पूरी। इंग्लैंड आती है 17 साल बाद, पिंडी में आप घटिया विकेट बनाते हैं, वही उस तरह की थॉट के साथ आप पिच बनाते हैं। उन्होंने अग्रेसिव प्ले दिखा के वो मैच जीत लिया आपसे, इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया बाबर आजम एंड को। आप मुल्तान में आते हैं, चलो जी स्पिनिंग ट्रैक आपने बना दिया, लेकिन वहां पे भी आप फंस गए, वहां पे भी वो आप पे भारी रहे। स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर उनके फास्ट बॉलर्स आपकी 12 विकेटें ले गए। यार बताओ, 20 में से 12 विकेटें फास्ट बॉलर्स ने ले ली स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर। वुड यू बिलीव दैट? मतलब इस पूरे मैच में पाकिस्तान इंग्लैंड की जो 18 विकेटें ली हैं बॉलर्स ने, वो स्पिनर्स ने ली हैं। एक विकेट भी पेस बॉलर नहीं ले सका, और 2 उनके रन आउट हुए हैं। कि मुल्तान के एक टर्निंग ट्रैक के ऊपर हम उनकी पेस बॉलिंग नहीं खेल सके भाई, उनकी रिवर्स स्विंग केटर नहीं कर सके। इससे क्या सबक मिलता है आपको? इससे यह सबक मिलता है मेरे भाई कि टीम में वो बंदे सिलेक्ट करें जिन्होंने लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम खेला हुआ है, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट रेगुलर खेलते हैं, उनको लेके आए। सिर्फ उनको पता होता है कि टेस्ट मैच की या 4 डे या 5 डे मैच की बॉलिंग की जो लाइन एंड लेंथ होती है वो क्या होती है। जितना टेम्परामेंट का टेस्ट इसमें बैट्समैन का होता है, उतना ही टेम्परामेंट और स्किल का टेस्ट बॉलर का भी होता है। हर सेशन के अंदर डिफरेंट बॉलिंग अप्रोच के साथ आपको जाना पड़ता है। पहले सेशन की बॉलिंग अप्रोच कुछ और होती है, लंच के बाद के बॉलिंग सेशन की अप्रोच कुछ और होती है, इवनिंग सेशन में बॉलर की अप्रोच फिर कुछ और हो जाती है। तो जब आप T20 के और शॉर्टर फॉर्मेट के प्लेयर्स को टेस्ट मैच खिला देंगे तो फिर यही कुछ होगा।
फिर यही कुछ होगा कि आप अपने होम ग्राउंड पे खेलते हुए भी आपके पेस बॉलर्स इंग्लैंड की एक विकेट भी नहीं ले सके, वहीं पे इंग्लैंड के पेस बॉलर्स आपकी 20 में से 12 विकेट ले जाते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ बिग बिग कंसर्न फॉर बाबर आजम एंड को, फॉर सकलैन मुश्ताक द हेड कोच, जो भी हमारा बॉलिंग कोच है, जो भी हमारा बैटिंग कोच है। नो सर, आप घर पे एक और सीरीज हार चुके हैं। आपको इंग्लैंड ने 17 साल बाद आकर आपकी औकात याद करवा दी है कि आप कुछ भी नहीं है भाई। हम T20 के प्लेयर रख के भी इंग्लैंड ने यह दिखाया कि हम T20 के प्लेयर रख के आपको घर में घुस के मारेंगे, टेस्ट मैच मारेंगे, कर लो जो कर सकते हो, हमारा जिस तरह की मर्जी पिच बनाओ, सीमिंग पिच बना दो ठोक देंगे, स्पिनिंग पिच बना दो ठोक देंगे, फट्टा विकेट बना दो जिसपे ना स्पिनर्स के लिए मदद है ना पेसर्स के लिए मदद है, ठोक देंगे। और ठोक दिया उन्होंने आपको। कल बाबर आजम आउट होकर जा रहे थे तो बड़े नारेबाजी हुई उनके खिलाफ स्टेडियम के अंदर, जो गो के मैं इस चीज को एंडोर्स नहीं करता कि बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर है, आप इस तरह नहीं कर सकते कि वो जो घंटे का किंग और इस तरह के नारे लगे, वो नहीं लगने चाहिए थे, बिल्कुल नहीं लगने चाहिए थे। आज कुछ कुछ क्राउड के कुछ बंदों ने आज फिर नारेबाजी की, लेकिन आज बाबर के हक में नारेबाजी की। मेरे ख्याल में तो ये नारे लगवाए गए हैं कि जी पाकिस्तान दा पावा बाबर लावा, पाकिस्तान दा पावा बाबर लावा। ठीक है, हक में नारे लगाए, वो बराबर कर दिया। लेकिन मुल्तान दा पावा तो स्टोक्स लावा है, सीधी जी गल है। मुल्तान का पावा कौन है? स्टोक्स लावा। तो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जो हशर आपका इंग्लिश क्रिकेट टीम ने किया है, वो मेरे ख्याल में पिंडी से भी बदतर था। क्योंकि पिंडी में तो आपने ये इस चीज के पीछे छुप गए कि नहीं जी हमने पिच कुछ और मांगी थी, पिच हमारे मतलब की बनी नहीं, इसलिए कुछ डिलीवर नहीं हो सका, ये है वो है। लेकिन यहां तो भाई आपके मतलब की पिच थी, पकड़ लेते ना, फिर जीत लेते ना फिर मैच। तो यहां पे आपके मतलब की पिच थी, आप यहां पे भी मैच हार गए। बाबर आजम साहब चौथी इनिंग्स में चेजिंग के दौरान उनका रिकॉर्ड ही बहुत बुरा है, समझ से बाहर है कि उनको क्या हो जाता है। बाबर आजम जिस इनिंग में स्कोर करते हैं, पाकिस्तान का स्कोर होता है 202, पहली इनिंग्स की बात कर रहा हूं। जिस इनिंग में बाबर आजम एक स्कोर पे आउट हो जाता है, पाकिस्तान का स्कोर होता है 328। इसकी मुझे समझ नहीं आती कि क्या बाबर आजम अपने लिए खेलता है, अपने लिए रन करता है? जब टीम को जरूरत होती है तब वो निकल लेता है भाई। जब टीम को जरूरत होती है तब इमामुल हक भी नहीं सेंचुरी करता भाई, जब टीम को जरूरत नहीं है तब वो सेंचुरी भी करता है। आज का मैं क्रेडिट जो है मैच का यहां तक, लेकिन क्योंकि मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इतना करीब भी पाकिस्तान चला जाएगा, सीधी सी बात है। तो हैट्स ऑफ टू सऊद शकील और मोहम्मद नवाज कि जिन्होंने 80 रन की वो एक पार्टनरशिप करके पाकिस्तान को मैच जितवा दिया था। वहां से हारना नहीं बनता था कि जब 65 रन चाहिए और आपकी 5 विकेट्स इन हैंड है, वहां से नहीं हारना बनता था, वहां से सिर्फ पाकिस्तान ही हार सकता है। आप ये मैच ऑस्ट्रेलिया में हार जाते, इंग्लैंड में हार जाते, न्यूजीलैंड में हार जाते, चले मैं कहता कि उनकी कंडीशंस थी, आपने अच्छी फाइट की, आप मैच हार गए, कोई बात नहीं। लेकिन मुल्तान में हार गए आप लोग, अपने होम ग्राउंड पे हार गए, 65 रन नहीं बने आपसे आखिरी 5 विकेटों पे। बाबर आजम साहब वही जी, हमारे हाथ में कोशिश है, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। ठीक है, रिजल्ट है हमारे हाथ में नहीं होता, हम कोशिश कर सकते हैं। वो जी हमारी एक दो विकेटें गिर गई और जब विकेटें गिर जाती हैं तो प्रेशर पड़ जाता है, हम हमारे बैट्समैन कुछ अच्छा नहीं खेले, वही दिखी पड़ी घिसी पिटी बातें। पोस्ट मैच में भी हर जगह उसने यही बातें करनी है जो रटी रटाई होती हैं, कोई नई बात नहीं है। किसी जर्नलिस्ट के अंदर इतनी तप्पड़ नहीं है कि वो उससे रियल क्वेश्चन पूछ सके, मेरे भाई कि ये तो आपके मतलब की बीती, यहां पे भी आप कैसे हार गए? आगा सलमान एक बैट्समैन है, वो ऑलराउंडर नहीं है। किसने बोला उसको 8वें नंबर पे 9वें नंबर पे भेजने के लिए? उससे ऊपर नवाज कैसे आ गए, उससे ऊपर फहीम अशरफ कैसे आ गए? वो एक बैट्समैन है आगा सलमान, क्या उस पे आपको ट्रस्ट नहीं था? तो ट्रस्ट नहीं था तो फिर उसे खिलाया क्यों? इसकी जगह कोई प्रॉपर खिला लेते ना, फवाद आलम को रखते स्क्वाड के अंदर। चले नहीं रख फवाद आलम को रखना आपने, उस्मान सलाउद्दीन का क्या कसूर है? चले वो भी स्क्वाड में नहीं है, और यार सरफराज अहमद को खिला दो, एज अ बैटर खिला दो, एज अ बैट्समैन सरफराज अहमद को खिला देते, वो इनसे बेहतर है, वो इनसे बेहतर है, बिलीव मी वो इनसे बेहतर था। टेस्ट मैच के अंदर बहुत अच्छी बैटिंग करता था।
वो अपनी टेस्ट मैच की परफॉर्मेंसेस की वजह से ही ओडीआईज में आया और फिर इवेंचुअली वो पाकिस्तान का कैप्टन बना ऑल फॉर्मेट्स के अंदर। इतनी ज्यादतियां। सऊद शकील आज उसका दूसरा मैच है और आप देखें कि जब आप अपने फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर को टीम के अंदर लेके आते हो तो वो इंपैक्ट क्रिएट करता ही करता है भाई। सऊद शकील ने दिखाया कि प्रॉपर टेस्ट मैच का जो बैट्समैन होता है उसकी टेक्निक क्या होती है, उसका टेम्परामेंट क्या होता है, वो किस तरह रन स्कोर करता है। एक सऊद शकील, दूसरा अबरार अहमद, ये दोनों फर्स्ट क्लास के कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के इस सीजन के परफॉर्मर्स थे। उन दोनों ने इम्पैक्ट क्रिएट किया। अगर ये उस्मान सलाउद्दीन को भी रखते इस टीम के अंदर, वो भी इम्पैक्ट क्रिएट करता मेरे भाई। हो ही नहीं सकता कि फर्स्ट क्लास का परफॉर्मर आए और वो इम्पैक्ट क्रिएट ना करे। रमीज राजा साहब फरमा रहे हैं, मैंने बाबर को बोल दिया कि यार टेस्ट मैच के खिलाड़ी रखो, टेस्ट T20 के खिलाड़ी लाओ टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम की तरह। हम भी इंग्लैंड जैसी अप्रोच के साथ अब टेस्ट मैच खेला करेंगे। और खुदा दा ना लो यार। ठीक है कि इंग्लैंड T20 के प्लेयर्स टेस्ट में ले आए, लेकिन वो भाई उनका फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस तो देखें। बेन डकेट का 119 मैचों का एक्सपीरियंस है, हैरी ब्रूक का 60 प्लस मैचेस का एक्सपीरियंस है। तमाम उनके जो खिलाड़ी हैं जो T20 खेल रहे हैं, उनके पीछे अच्छा खासा 4 डे क्रिकेट का एक्सपीरियंस मौजूद है। वो हिटर्स नहीं है, स्लॉगर्स नहीं है, सिर्फ वो प्रॉपर बैट्समैन है। वो पावर हिटिंग करते हैं, प्रॉपर ऑफ की बॉल को ऑफ पे मारते हैं, स्ट्रेट की बॉल को स्ट्रेट पे मारते हैं, लेग की बॉल को लेग पे मारते हैं। सिर्फ एक ही नहीं है कि लेग क्लियर करके मिड विकेट, नहीं सर, वो उनकी गेम नहीं है। प्रॉपर बैट्समैन है वो। आपके पास जो है, आप सबक ही नहीं सीखते किसी चीज से। आप कह रहे हैं जी T20 के प्लेयर्स टेस्ट में ले आओ। ये भी शॉर्टर फॉर्मेट के प्लेयर्स खिला खिला के टेस्ट मैच के अंदर आपके ये हालात हो चुके हैं। अभी भी होश के नाखून ले मेरे भाई, ये सीरीज तो लग गई आपको, ये सीरीज तो ठोक दी आपको इंग्लैंड ने, और आप मुसलसल 2 सीरीज हार गए हैं। और आपको एक और फैक्ट चेक मैं देता जाऊं कि 1959 के बाद, ऑलमोस्ट 61 ईयर्स के बाद, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अपनी होम सॉइल के ऊपर लगातार 3 टेस्ट मैचेस हार गई है। ये एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि 61 ईयर्स के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अपने होम ग्राउंड के अंदर, पाकिस्तान के अंदर लगातार 3 टेस्ट मैच हार गई है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम इसी साल के स्टार्ट में 115 रन से कजाफी स्टेडियम का मैच हारे। उसके बाद पिंडी टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ हम तकरीबन हारते हैं 74 रन से, और मुल्तान टेस्ट हम हारते हैं तकरीबन 26 रन से। तो हैट्रिक कंप्लीट कर लिया पाकिस्तान ने घर में हारने की, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, यानी कि अपने हिसाब से हमारा तो रिकॉर्ड है ना कि 61 साल के बाद हमारी क्रिकेट इस नहज पे आ गई है कि हम घर के अंदर लगातार 3 टेस्ट मैच हार गए हैं। और इस WTC के अंदर पाकिस्तान अपने होम टेस्ट में से एक टेस्ट मैच भी नहीं जीत सका अभी तक। ये होता है डिफेंसिव माइंडसेट का नतीजा। अभी भी अगर आपको समझ नहीं आनी तो मेरे भाई आप ना समझे। अभी भी आपको समझ नहीं आती कि बाबर आजम एज अ कैप्टन हमें नहीं चाहिए, बाबर आजम एज अ बैट्समैन हमें चाहिए। अगर अभी भी आपको ये चीज आपके दिमाग में नहीं घुसती तो ठीक है, फिर हारते रहे, बाबर आजम सीखते रहे, कप्तानी सीखते रहे, और मैचेस पाकिस्तान को हरवाते रहे, हमारी घर में बेइज्जती करवाते रहे, हमारी नाक कटवाते रहे पूरी दुनिया में। ठीक है जी, हम तो फैंस हैं, हमने तो देखना ही देखना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये दिन बहुत नजदीक आने वाले हैं कि बाबर आजम पे जो आवाजें लगी थी कल, इसमें इजाफा हो सकता है। अवाम बहुत फ्रस्ट्रेट है कि यार हम घर में ही हार जाते हैं, जो टीम आती है बाहर से हमें हरा के चली जाती है, जो टीम बाहर से आती है हमें हरा के चली जाती है। वो कम से कम इंडिया वाले घर के तो शेर है ना। घर में तो वो नहीं हारे। 2012 के बाद कोई टेस्ट सीरीज इंडिया अपने होम सॉइल पे नहीं हारा। 2012 में लास्ट टाइम जब वो टेस्ट सीरीज हारे थे, वो इंग्लैंड से ही हारे थे, जब मोंटी पेनसार और एक और ग्रेम स्वान ने वहां पे विकेटें ली थी। उसके बाद 2012 से लेके अब तक लास्ट 9 सालों में इंडिया अपने होम ग्राउंड के ऊपर एक टेस्ट सीरीज भी नहीं हारा। तो आप क्या समझते हैं कि घर में हराना आम सी बात है, खाला जी का घर है यार, घर में हराना भी एक आर्ट है जो कि इंडिया के पास है और हमारे पास नहीं है। तो पाकिस्तान इंग्लैंड से दूसरा टेस्ट मैच अपने घर में मुल्तान में
हार चुका है। इंग्लैंड 2-0 से ये टेस्ट सीरीज ऑलरेडी जीत चुका है और मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके इरादे नेक नहीं है। उन्होंने अब आपको ये 3-0 से ठोकनी है सीरीज, उन्होंने करनी है क्लीन स्वीप, उन्होंने करना है व्हाइट वॉश। ठीक है ना, तो अब तैयार हो जाए व्हाइट वॉश के लिए। कराची में, कराची के अंदर किस मुंह के साथ हम ये जाएंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होना है सारा कुछ। तो कराची में अब अगला टेस्ट मैच शुरू होना है, तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच इस दौरे का, और मेरे हिसाब से क्लीन स्वीप इज लोडिंग नाउ। और ये बहुत सारे जो 2 टेस्ट मैचों में जनाजे हमारे उठे हैं, तो हम इसी वजह से 2-0 से ये टेस्ट सीरीज अपने घर में हार चुके हैं। अब इस टेस्ट सीरीज में तीसरे मैच में इतना इंटरेस्ट रह ही नहीं गया। जीतो हारो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सीरीज तो हार चुके हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जीत गया, समहाउ मैनेज टू विन दैट टेस्ट मैच, तो ये भी बड़ी बात होगी भाई। लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान को क्लीन वॉश या व्हाइट वॉश या क्लीन स्वीप होने जा रही है। इंग्लैंड बहुत रूथलेस टीम है भाई, बेन स्टोक्स एक रूथलेस कैप्टन है, उन्होंने तरस नहीं खाना। अब वो ये सीरीज आपको 3-0 से ठोक के जाएंगे, ये मेरी बात आप याद रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त के साथ साथ मैं अली रजा आपका होस्ट आप सबसे चाहता हूं इजाजत। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।